उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से अगर कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन कराना चाह रहा है, अब वो एडमिशन चाहे वो खुद करे या किसी के माध्यम से करवाए, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले जो भी एक एडमिशन हो रहा है आज के तरीके से, आज सन 2023 सितंबर 10 तारीख है, तो आज की तारीख से जो नया नियम चल रहा है इसमें मैं आपको वो सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन ऑनलाइन तरीके से खुद से कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया हम इसमें शुरू से लेकर अंत तक की आपको बताएंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या क्या इसमें बदलाव करे हैं, क्योंकि अभी तक किस तरीके से होता था इस यूनिवर्सिटी में कि आप लोगों को केवल साल में एक बार एग्जाम देने होते थे, लिमिटेड आपके सब्जेक्ट होते थे। दैट मीन्स कि जो भी आप 3 सब्जेक्ट लेते थे उन्हीं के आपके 2 ग्रुप बने रहते थे, मतलब कि हर ग्रुप में 2 सब्जेक्ट। तो कुल मिलाकर के अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते थे कोई भी, तो उन्हीं के 2 पार्ट होते थे, तो कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट होते थे और एक ईवीएस का एग्जाम होता था, इन्वायरमेंटल साइंस का, जो कि आप लोगों को क्वालिफाइंग नेचर का होता था और ये सबको करना होता था। ठीक है, तो ये तो अब तक की कहानी थी। लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया है, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सब्जेक्ट सिलेक्शन का पूरा नियम बदल गया है। कुछ सब्जेक्ट आपको इसमें मैंडेटरी कर दिए गए हैं जो आपको लेने ही होंगे। कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसे कर दिए गए हैं कि आपने क्लास 12th जिन सब्जेक्ट के साथ पास करी है उन सब्जेक्ट के आधार पर आपको कुछ सब्जेक्टों की लिस्ट दी जाएगी और उनमें से आपने कुछ सब्जेक्टों को सेलेक्ट करना है। तो कुल मिलाकर ये सब बातें इसमें आ रही है, मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको बता दी। तो अब हम एडमिशन शुरू करेंगे। तो एडमिशन में आना है, आपको पहले ही कहा कि मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक की सारी इसमें कार्यवाही बताऊंगा, किस तरीके से आपने एडमिशन लेना है, किस तरह से आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, कितनी इसमें फीस रहने वाली है और किस तरीके से आपने फीस का भुगतान करना है ना। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी नए तरीके से। जो आज की तारीख में नया नियम क्या बन गया है इस यूनिवर्सिटी का, वो सब बातें आपको इस वीडियो में भली भांति देखने को मिलेगी। तो आप लोग अगर अपना एडमिशन करना चाह रहे हैं या कुछ भी इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने की सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके तमाम जितने भी डाउट है वो सारे इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम एडमिशन को शुरू करते हैं। एडमिशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग सबसे पहले वेबसाइट में आने से भी पहले आप लोग अपने स्तर पर कुछ चीजों को रेडी रखें। और वो क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे अपनी, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि आपको वेबसाइट में आने से पहले, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले, आपको अपने स्तर पर कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं। जैसे कि क्लास 10th का डॉक्यूमेंट जो है आपका, उसको आप रेडी रखिए। अपनी मार्कशीट, मतलब क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड। आधार कार्ड आप बोथ साइड रखेंगे, मतलब फ्रंट भी और रियर भी, मतलब जो आगे का साइड होता है और जो बैक का साइड होता है। ऐसा नहीं कि आप आधा अधूरा आधार कार्ड रखें, आप पूरा आधार कार्ड का फोटो अपने पास रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सिग्नेचर, मतलब जिस स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है, ये सब उसके लिए मांग रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसी स्टूडेंट का सिग्नेचर और जिस स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है उसका एक फोटो। ठीक है, और उसी स्टूडेंट का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और उसी स्टूडेंट का एक एबीसी आईडी। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे फोटो तक, बट उसके नीचे की ये 2 बातें जो हैं ये कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आई होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बच्चों कुछ नहीं होता है, एक डॉक्यूमेंट है जिसका आपने पहले प्रिंट आउट निकालना है अपने स्तर पर। फिर आपने इस प्रिंट आउट वाले कागज पर अपने हाथ से आपने इसमें लिख करके अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करना है। क्लियर बात। उसके बाद आ जाती है आपकी एबीसी आईडी, दैट मीन्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये क्या हो गया है बच्चों, एक तरह से अब अनिवार्य कर दिया गया है सभी स्टूडेंट के लिए कि वो अपना एक एबीसी आईडी बनवाएंगे। और ये एबीसी आईडी बनवाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, ये भी आपके मोबाइल से ही घर बैठे ही चंद बटन दबा करके आप लोग खुद ही बना सकते हैं और इसकी कोई फीस नहीं होती है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए। तो मोटे मोटे तौर पर हम लोग क्या समझ रहे थे, हमें 2 चीजें यहाँ पर समझनी थी। पहले मैंने आपको कहा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये क्या होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी स्क्रीन पे एक फॉर्म बना हुआ है, ये इस तरीके का कोई फॉर्म होता है। इस फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नाम से। तो आप लोग उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद जिस स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है वो स्टूडेंट इसमें अपनी सारी डिटेल्स को भरेगा। जैसे कि आई के बाद यहाँ पर वो स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, जो भी स्टूडेंट का एडमिशन आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट नेम, जो भी उसका नाम है। ठीक है, स्टूडेंट नेम, अब वो कुछ भी हो, चाहे अरविंद है, चाहे अशोक है, चाहे XYZ, कुछ भी नाम है उसका। उसके बाद वो बेटा है तो डॉटर वाले उसको काट देगा, और अगर बेटी है तो
डॉटर वाले को ओके करके सन वाले को क्रॉस कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट के फादर का नाम, जो भी उनके पिताजी का नाम है उसको आप इस कागज पे लिखेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये सब चीजें आपने अपने हाथ से लिखनी है इस फॉर्म का पहले ब्लैंक प्रिंट आउट निकाल के। उसके बाद आपने श्रीमती की जगह उनकी माता जी का नाम लिखना है, जो भी स्टूडेंट है उनकी मदर का नेम आपने यहाँ पर लिख देना है। क्लियर इतनी बात। इसके बाद इस फॉर्म के आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी स्टूडेंट है उसने अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम लिखेगा, जो भी उसका नाम है। दोबारा से स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा यहाँ पर, उसके नीचे वो अपना यहाँ पर पूरा पोस्टल एड्रेस लिख देगा, जो भी उसका पता है विद पिन कोड। क्लियर बात, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर, वापस चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने को कहे थे, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आप लोग समझ चुके हैं। अब आती है एबीसी आईडी की बात। बच्चों एबीसी आईडी का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसको समझाने अगर मैं इसी वीडियो में लग जाऊंगा तो काफी समय बीत जाएगा, क्योंकि हमने अभी इसके आगे एडमिशन प्रक्रिया को भी प्रारंभ करना है, तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को कहता हूं, अगर आप लोगों को एबीसी आईडी नहीं बनाने आती है, क्योंकि कई स्टूडेंट को मालूम होगा ये कैसे बनती है, और जिनको नहीं मालूम है इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक दे रखा है एबीसी आईडी क्रिएट करने का, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, एबीसी आईडी बन जाएगा तो आप लोगों को आधार कार्ड की तरह एक अपना एक फोटो और एक कार्ड की तरह मिलेगा, और उसके नीचे कुछ नंबर लिखे होंगे, वही आपका एबीसी आईडी होता है। क्लियर, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता एबीसी आईडी बनाना, मुश्किल से मुश्किल आपको 5 मिनट लगेंगे, मुश्किल से मुश्किल। ठीक है, चलिए ये सब चीजें हमने रेडी कर ली, तो अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हम लोग प्रवेश करने की प्रक्रिया को अब यहाँ पर से प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व में जो भी हमें मूलभूत आवश्यकताएं थी वो सबकी मैंने आपको जानकारी दे दी, क्या क्या दस्तावेज चाहिए और कैसे कैसे आपने वो दस्तावेजों को अपने पास रखने हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बात आती है स्टूडेंट कि हम लोग इसमें एडमिशन किस तरह से लेंगे। देखिए एडमिशन लेने के लिए आपके यहीं पर स्टार्टिंग पे ही ऑनलाइन एडमिशन का यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, सबसे टॉप में। और दूसरी बात, आप जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पर एक फ्लैश आके एक पॉपअप आता है, उसमें वो खुद ही कहता है क्लिक हेयर टू एडमिशन। ठीक है, मैं इसका डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप डायरेक्ट क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग कहाँ पर पहुंचेंगे, सीधे आप लोग इस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, जो लिंक नीचे में दूंगा, तो आप सीधे इस पन्ने पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरी प्रक्रिया दे रखी है ऑनलाइन एडमिशन, क्या क्या करना है, कितने कितने स्टेप्स में होगा। तो यहाँ पर कुल मिला के इन्होंने 5 स्टेप दे रखी है। ठीक है, चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। अब राइट हैंड पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ये दिख रहा है। ठीक, तो इस क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन मतलब अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, ये सब चीजें महत्वपूर्ण निर्देश दे दिए जाते हैं। आपने क्या करना है, सबसे नीचे लिखा हुआ आई एग्री पे क्लिक करना है, उस पर टिक आ जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं और ये एडमिशन मैं बीए के हवाले से कर रहा हूँ। बीए का एक एडमिशन है, आप लोग उसको देखिए किस तरह से होता है, और इसी तरीके से आप लोग अपना बीकॉम का भी और बीएससी का भी कर सकते हैं। क्लियर, दैट मीन्स कि मैं ग्रेजुएशन बेस का जो बैचलर डिग्री का कोर्स है उसके लिए यहाँ पर एक आपको एडमिशन करा के दिखा रहा हूँ लाइव। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसमें न्यू स्टूडेंट ओनली पे आप लोग क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। उस नए पेज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके राइट में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है सत्र। सत्र मतलब सेशन, किस टाइम के लिए एडमिशन हो रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ जुलाई 2023। रीजनल सेंटर की यहाँ पर बात करी जा रही है, तो आप लोग को इसमें से अपना रीजनल सेंटर चुन लेना है। जिस भी जिले में आप रहते हैं, अपना जो भी जिला आपका इनमें से पड़ रहा है उसको आप यहाँ पर चुन सकते हैं। अगर आपका जिला नहीं भी है तो आपके जिले के जो नजदीक वाला कौन सा जिला पड़ रहा है आप उसको यहाँ पर से चुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देहरादून को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो रीजनल सेंटर मैंने देहरादून सिलेक्ट करा। उसके बाद ही मेरे से पूछता है पाठ्यक्रम, मतलब मैं किस वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा, कई सारे मेरे पास कोर्सों के नाम आ गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में बैचलर ऑफ आर्ट है, फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स विद ज्योग्राफी, और इस तरह से बैचलर ऑफ कॉमर्स, मतलब तमाम तरह के जितने भी कोर्स हैं उन सबकी आपको यहाँ पर एक सूची देखने को मिल जाती है। अपनी आवश्यकता अनुसार आप अपने विषय का या अपने कोर्स का यहाँ पर चयन करेंगे और उस पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स का आपको एडमिशन करके दिखा रहा हूँ, तो मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के उपरांत यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सर्च, तो मैं सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के तुरंत बाद ही मेरे सामने कुछ मेरी बेसिक
इंफॉर्मेशन मुझसे मांगेगा। बेसिक इंफॉर्मेशन में वो क्या मांग रहा है, मेरी 10वीं + 2 मतलब मेरी 12वीं की यहाँ पर वो मुझसे जानकारी मांग रहा है, और 10वीं + 2 दैट मीन्स 12th की वो मेरे से इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको आप लोग NIOS के नाम से भी जानते हैं, वहां से उसने अपनी 12वीं कंप्लीट करी है। तो मैं उसकी यहाँ पर वो डिटेल भर दूंगा, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर ये बेसिक डिटेल भर दी थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एलिजिबिलिटी इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट की क्लास 12th के आधार पर उसके हमने बोर्ड का नाम लिखा, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग था। ईयर ऑफ पासिंग मतलब जिस वर्ष उसने परीक्षा पास करी उस वाले वर्ष को लिखा, कितनी परसेंटेज आई, क्या डिवीजन बनी, कौन कौन से सब्जेक्ट थे 12वीं में, वो सब हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर आई डिक्लेयर दैट वाले पे क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करते ही हमारे सामने स्टडी सेंटर की लिस्ट आ जाएगी। मतलब अब हम इनमें से किसको अपना स्टडी सेंटर बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट, स्टडी सेंटर का बेसिकली काम ये होता है कि जैसे मान लो एक स्टूडेंट को कोई भी इशू होता है, फॉर एग्जांपल अगर उसके प्रैक्टिकल एग्जाम है, इंटरनल एग्जाम है, तो वो जो भी उसके कोर्स से रिलेटेड एक्सटर्नल एग्जाम के अलावा, आपको मालूम होगा कि कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल भी होते हैं, कुछ में आपके असाइनमेंट जमा होते हैं, तो वो सब चीजें आप लोग अपने स्टडी सेंटर पर ही जमा करते हैं। और जो आपके थ्योरी एग्जाम होते हैं वो प्री डिसाइडेड नहीं होते हैं, वो किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप लोगों के कंडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे आपका स्टडी मटेरियल आता है तो वो भी आप लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ से अपने स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो किताबें आती हैं फ्री में आप लोगों की, तो अगर किसी स्टूडेंट के घर पे ना पहुंचे या कुछ दिक्कत हो तो वो अपने स्टडी सेंटर से जाकर के अपनी किताबों को कलेक्ट कर सकता है। अब अपने क्षेत्र के अनुसार आपके जो नजदीक स्थित है उसमें से आप किसी भी एक कॉलेज का नाम यहाँ पर से चयन कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर जिस स्टूडेंट का कर रहे हैं उसका एड्रेस ऋषिकेश का है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर से अपना ऋषिकेश का एक, जिसे कहते हैं पंडित ललित मोहन शर्मा PG कॉलेज ऋषिकेश, उसको उसने चुन लिया है। उसको चुनते ही हमारे सामने स्टूडेंट का पूरा एक प्रोफाइल इंफॉर्मेशन के लिए फॉर्म यहाँ पर खुल करके तैयार हो चुका है। मतलब अब यहाँ से हम लोग अपना एडमिशन फॉर्म को भरना शुरू कर रहे हैं। उसने बेसिक डिटेल देखो हमसे पहले ले ली थी, सेशन कौन सा था, रीजनल सेंटर ये हमने चुना, स्टडी सेंटर जस्ट हमने अभी चुना, किस कोर्स के लिए हम लोग ये एडमिशन ले रहे हैं वो भी हमने यहाँ पर चुन लिया था पहले ही। आप देखो ईयर सेमेस्टर, ये फर्स्ट सेमेस्टर है, मतलब पहले साल का एडमिशन है, लेकिन पहले साल का पहला सेमेस्टर। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। फिर सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर, वो होता है थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। और थर्ड ईयर में 4th सेमेस्टर, वो 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, ठीक है। तो हर साल में आपके 2-2 सेमेस्टर होते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोग अभी जैसे फर्स्ट टाइम स्टूडेंट का एडमिशन ले रहे हैं तो उसका ये होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। क्लियर, चलिए अब उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि एग्जाम सिटी, कौन से एग्जाम को आप कौन सी सिटी में देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आप अपने शहर को चुन लेंगे, किस शहर में आप लोग अपना एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट ऋषिकेश का है तो वो ऋषिकेश को ही अपना एग्जाम सिटी के तौर पर यहाँ पर चुनेगा। उसके बाद स्टडी मीडियम, बाय डिफॉल्ट इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी का ही विकल्प देखने को मिलता है। इतनी चीजें होने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल भरना शुरू कर देनी है। जो भी स्टूडेंट की डिटेल है, डिटेल आप लोग भरेंगे स्टूडेंट की क्लास 10th की मार्कशीट के या पासिंग सर्टिफिकेट के आधार पर। मतलब किसी भी स्टूडेंट का, जिस भी स्टूडेंट का आप लोग एडमिशन कर रहे हैं, उसका नाम मान लो एग्जाम्पल के लिए अरविंद है, लेकिन अगर उसकी 10th की मार्कशीट में उसके अरविंद की स्पेलिंग में AA लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप लोग AA ही लिखेंगे। कहने का मतलब है जो किसी बच्चे की 10वीं की मार्कशीट में नाम दर्ज हो जाता है एक बार, वो ही नाम उसका आगे के लिए सभी दस्तावेजों में माना जाता है। ऐसा नहीं कि 10वीं में स्पेलिंग कुछ और है और वो अपने मन से कुछ और स्पेलिंग लिख दे। भले ही 10वीं में स्पेलिंग उसकी गलत हो, लेकिन जो 10वीं की मार्कशीट या अंक तालिका या पासिंग सर्टिफिकेट में जो छपी हुई है वो ही आपने यहाँ पर एज इट इज लिखनी है। तो यहाँ पर बच्चे का नाम हमने लिख दिया है, जो भी स्टूडेंट का नाम है। फिर आता है मिडल नेम का कॉलम। मिडल नेम का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का नाम है अरविंद चंद्र जुयाल, तो अरविंद उसका पहले इसमें आ गया, चंद्र उसका
दूसरे उसमें आ गया और जुयाल उसका थर्ड उसमें आ गया। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का नाम सिर्फ अरविंद जुयाल ही है केवल, तो वो क्या करेगा, तो वो मिडल वाले कॉलम को, जो मिडल नेम वाला कॉलम है उसको ब्लैंक छोड़ देगा, कोरा छोड़ देगा, एज इट इज, उसमें कुछ नहीं लिखेगा। अंतिम उसमें आप लोग स्टूडेंट का सरनेम, जो उसकी जात है, उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर भी इस चीज को लिखाया गया है कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, जो आपका हाई स्कूल का पासिंग सर्टिफिकेट है उसमें जो आपके नाम की स्पेलिंग है, आप उसी के अनुसार यहाँ पर चीजों को लिखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि स्टूडेंट का नाम अब आप हिंदी में लिखिए। अब हिंदी में लिखने की बात जब आएगी तो स्टूडेंट बोलते हैं हम हिंदी में कैसे लिखिए, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक लिंक दे रखा है, हिंदी टाइपिंग क्लिक है, या राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपने उस पर क्लिक कर देना। जैसे हमने हिंदी में करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद बच्चे का पूरा नाम लिखेंगे, हम जो भी उसका नाम है उसका पूरा नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, पूरा नाम लिखने के बाद हमने यहाँ पर से स्पेलिंग में सेलेक्ट कर लेना कि कौन सी स्पेलिंग हिंदी में सही बैठ रही है। फिर उसके बाद हमने बाकी बच्चे का पूरा नाम यहाँ पर लिख दिया है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जो भी हो वो यहाँ पर आप उस चीज को पूरा लिखेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप खाली फर्स्ट नेम लिखें, हिंदी में आप लोग पूरा लिखेंगे। उसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के उपरांत आप लोग इसको वहां पर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर हमने उसको पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर स्टूडेंट का पूरा नाम आ गया हिंदी में भी। अब यहाँ पर फादर का नाम जो भी है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में पूरा लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद माता का नाम, जो माता का नाम है उसको भी आप यहाँ पर पूरा लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ लड़के का या लड़की है या कौन है वो, उसको आप यहाँ पर जेंडर के उसमें सेलेक्ट करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला कॉलम आता है डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने यहाँ पर कैलेंडर पे क्लिक करना है, या राइट हैंड साइड पे छोटा सा बॉक्स बना हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाता है एक कैलेंडर। अब आपने इसी कैलेंडर में से सेलेक्ट करना है कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, और फिर ये भी आपने ध्यान देना है कि ये जो आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे ये आप अपनी 10वीं की अंक तालिका के अनुसार ही लिखेंगे। और यहाँ पर से आप सेलेक्ट करेंगे अपना ईयर ऑफ पासिंग और बाकी तमाम चीजें। ठीक है, यहाँ पर से आपने इसको सिलेक्ट करा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करा, और यहाँ पर आप जैसे इसको कर लेते हैं तो फाइनल आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर लिखी हुई आ जाती है। क्लियर बात? तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को आपने इस तरीके से यहाँ पर भरना है, स्टेप बाय स्टेप आप इन चीजों को देखते जा रहे हैं। उसके बाद आती है आपका मोबाइल नंबर लिखने की बारी और ईमेल आईडी लिखने की बारी। स्टूडेंट इस बात का ध्यान देना कि मोबाइल नंबर वही लिखें जिसको आप लोग यूज करते हो, और ईमेल आईडी भी वो लिखें जो एक्टिव हो और जो कार्यरत रूप में हो। ऐसी ना हो कि कोई आपने ऐसी ईमेल आईडी लिख दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है या आपको उसका पासवर्ड ही नहीं पता है, तो फिर आपके लिए आने वाले समय में काफी तरह की दिक्कतें हो सकती है। तो मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप लोग एक फ्रेश ईमेल आईडी बना लीजिए और उसको कहीं पर सुरक्षित स्टोर कर लीजिए, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, जिस मोबाइल नंबर को हम यहाँ पर रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर रजिस्टर जो मोबाइल नंबर करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसके बाद उसकी चेक अवेलेबिलिटी पे भी क्लिक करेंगे। क्योंकि ऐसा है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में आप लोगों को केवल एक मोबाइल नंबर पे एक ही एडमिशन वैलिड होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी नंबर पे अगर पहले किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया तो वो नंबर दोबारा यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है, आप मोबाइल नंबर लिखने के बाद उसके बाद नीचे लिखा हुआ है चेक अवेलेबिलिटी, ध्यानपूर्वक सुनना, इस पे भी आपने क्लिक करना है। ऐसा नहीं कि खाली मोबाइल नंबर लिख दिया और जी आगे बढ़ने लग गए, तो नहीं होगा काम। ठीक है, चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो कह रहा है आपको देखो मोबाइल अवेलेबल, मतलब ठीक है ये फ्रेश नंबर है, इसके बेस पे एडमिशन हो जाएगा। तो इसने क्या करा, इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया है। अब आपने उस ओटीपी को यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, वो ओटीपी आपको मेंशन करना है और उसके बाद ही तुरंत आपका यहाँ पर आगे के लिए प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी लिखनी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो ईमेल आईडी लिखने के लिए आप लोग अपनी जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको आप यहाँ पर मेंशन करिए। एक बार आप जैसे इसमें अपना ओटीपी जो आता है उसको मेंशन करते हैं तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एंटर ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसने नीचे आपको मैसेज दे दिया वेरीफाइड। तो ध्यानपूर्वक बातों को सुनना, आपने केवल ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना नहीं है, उसके बाद आपने उसको नीचे ओटीपी वेरीफाई वाले पे भी टिक करना है। तो अब जाके जैसे लिखा हुआ आ गया ना वेरीफाइड, दैट मीन्स हो गया भाई वेरीफाइड। ठीक है, अब इसके अगला चरण आता है नेशनल आइडेंटिटी का। अब यहाँ पर आपको अपनी
पहचान रखनी है। अब कौन सा अपना आप इसमें आईडी कार्ड लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर बच्चे आधार कार्ड ही लगाएंगे, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप अपना आधार कार्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर से चुन लीजिए कि भाई आपका आधार कार्ड कौन सा वाला है इनमें से। ठीक है, मतलब आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आधार कार्ड आपका लगभग होगा 12 नंबर का और ये आपको दिख जाएगा अपने आधार कार्ड पे ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आधार कार्ड मेंशन करने के बाद आप लोग उसको सावधानी पूर्वक चेक भी करिए कि आपने कोई गलती तो नहीं करी है, क्योंकि अगर आधार कार्ड गलत हुआ तो आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा और वो बात यहाँ पर आपको क्लियरली लिखी भी गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने नेशनल आइडेंटिटी के आगे अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करा, उसके बाद आपने अपना नेशनल आइडेंटिटी नंबर के आगे अपना आधार कार्ड नंबर भी फिल कर दिया। उसके बाद अगला कॉलम आता है आपका NADID, और NADID नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद वही कॉलम जो मैंने आपको बताया था ABCID, तो आप अपनी स्टूडेंट की ABCID को भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जो भी स्टूडेंट की आईडी है ABC है ना, तो ABCID को आपने यहाँ पर मेंशन कर देना जो भी स्टूडेंट की है। ABCID मेंशन करने के बाद आपको अपनी नेशनैलिटी चुननी है, इंडियन हो या अदर हो। भारतीय चुनेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, अधिवास कहाँ का है, तो बेसिकली अगर है जहाँ भी जिस भी प्रदेश का है उसको आप चुन लीजिए। ठीक है, फिर उसका आता है दिव्यांग हो क्या, तो यस और नो केस के अकॉर्डिंग आप लोग उसको चुनें। कैटेगरी आता है जनरल हो, रिजर्व्ड हो, कौन से हो उसमें से आप इसको चुन लेंगे। ठीक है, कम्युनिटी कौन सी आ रही है, समुदाय कौन सा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी कुछ है उसमें से आप उसको चुन लेंगे। उसके बाद क्षेत्र रूरल है, अर्बन है, क्या है, BPL APL कौन से हो, बिलो पॉवर्टी लाइन हो, अबव पॉवर्टी लाइन हो, अंत्योदय हो, जो भी हो उसको आप लोग यहाँ पर से चुन लोगे। लिवली स्टेटस क्या है, रोजगार करते हो, बेरोजगार हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, हाउस वाइफ हो, जो भी हो उस हिसाब से उसको चुन लोगे। वैवाहिक स्थिति चुनोगे, शादीशुदा हो कि अभी कुंवारे हो, जो भी हो उस हिसाब से आप उसको चुनोगे यहाँ पर। ठीक है, प्रिजन इनमेट हो, मतलब कारागार का कैदी है कोई। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी आपको पता है कि जो इनमेट्स होते हैं उनके लिए भी स्टडी का ऑप्शन होता है, उनके लिए अलग स्टडी सेंटर होता है, बट तो ये केस आप लोगों के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि उनके एडमिशन वहीं से अलग तरीके से होते हैं, वो खुद नहीं कर पाते। चलो, तो प्रिजन इनमेट के आगे आपने नो कर देना है मतलब। फिर उसके बाद स्टूडेंट आपने यहाँ पर अपना कंप्लीट कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है कि जो भी आपके साथ स्टडी मटेरियल आपको भेजा जाएगा वो आपका एड्रेस क्या है। ठीक है, अपना एड्रेस आप लिखेंगे और मैं आप सभी को एक हिदायत दूंगा कि आप लोग जो भी एड्रेस लिखें वो अपने आईडी के अकॉर्डिंग ही लिखें, या अपनी आईडी आप उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीड करें। ऐसा ना हो कि आप लोग किसी और आईडी को यहाँ पर मेंशन करें। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट की पूरी आईडी को हम यहाँ पर जो उसके आधार कार्ड में मेंशन है हम उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अपना एड्रेस आप लोग यहाँ पर लिखते हैं तो उसी को आप यहाँ पर बगल वाले उसमें भी कॉपी पेस्ट करके फीड कर दीजिए। उसके बाद आता है आपका सिटी, कि भाई आप किस सिटी के हो, तो वहां पर आप इसको चुन सकते हैं। ध्यान रखना ये ABCD के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जो हाल ही के हैं अभी वो सबसे पहले आ गए, जैसे चंबा कोलकाता, अदरवाइज बाकी सारे यहाँ पर ABCD के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो जो भी आपके सिटी का नाम है आप उसको यहाँ पर चुन सकते हैं अपने अल्फाबेट के अनुसार कि कहाँ वाला है ना, तो उसको आप यहाँ से चुन लेंगे जो भी है आपका। हमारा इसमें ऋषिकेश था तो हमने ऋषिकेश को ही यहाँ पर से चुन लिया है। इसके बाद वो पूछ रहा है स्टेट कौन सा है, तो स्टेट में आप लोग अपना जिस भी राज्य को बिलोंग करते हैं उस राज्य को यहाँ पर चुन लेंगे। पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे जो भी आपके एरिया का पिन कोड है, क्योंकि आपकी किताबें उसी वाले एड्रेस पे आएंगी, या जो भी पत्राचार होगा वो आपके इसी पते पर किया जाएगा। फिर उसके बाद देश आता है इंडिया है या नेपाल है, तो आप लोग उस हिसाब से उसको चुन लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर भर दी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लिखना है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि 10वीं और 12वीं का ही लिखोगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख दीजिएगा हाई स्कूल परीक्षा का नाम, फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, मतलब किस साल आपने अपनी 10वीं पास करी थी उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, जो भी वाला वो ईयर था। ठीक है,
फिर आप अपने बोर्ड का नाम लिख देंगे, जैसे इसमें स्टूडेंट का बोर्ड का नाम है CBSE। अब उसके बाद आपने उसकी परसेंटेज लिख देनी है कि क्या उसकी परसेंटेज आई है। तो आपने यहाँ पर देखा, आपने क्लास 12th की भी स्टूडेंट की पूरी डिटेल भर दी, कौन से ईयर में करा, कितनी परसेंटेज बनी, क्या डिवीजन बनी, क्या उसके मेन सब्जेक्ट थे उसमें। उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन लिखा है, उस पर उसको क्लिक करके उसको लिस्ट में ऐड कर देना है। तो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर 2 चीजें ये ऐड हो गई। और अगर आपको लगता है कि भाई इसमें आपने कोई गलती कर दी है, तो आप यहाँ पर अपडेट या डिलीट करके उसको दोबारा से सही कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद अगले स्टेप पर चलते हैं। तो फिर लिखा हुआ अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी कोर्ट से या किसी भी तरह के किसी संस्था से आपको किसी प्रकार का कोई दंड मिला है ना। तो उम्मीद की जाएगी कि अधिकांश बच्चे ऐसे ही होंगे, जिनको नहीं हुआ होगा तो नो पे करेंगे, और अगर यस है तो वो यस पे क्लिक करके आगे की डिटेल भी इसमें डालेगा, जो भी होगा वो। ठीक है, तो फिर आते हैं इमेज इन्फॉर्मेशन में। स्टूडेंट की फोटो आएगी, जहां पर भी स्टूडेंट की फोटो है आप उसको यहाँ पर से सेलेक्ट करके इसमें डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करके फोटो को वहां से आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने ये अपलोड वाला बटन भी क्लिक करना है, तभी जाकर के फोटो यहाँ पर बच्चे की आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही सिग्नेचर में मैं जाता हूं, तो मैं चूज फाइल पे क्लिक करूंगा। मेरे वाले फाइल किस लोकेशन पे रखी है मैं वहां से सेलेक्ट करूंगा, ओपन पे क्लिक कर दूंगा तो वो यहाँ पर आ गई है। लेकिन अभी भी आपको यहाँ पर नीचे कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही अपलोड पे क्लिक करूंगा तो वो देखिएगा आप यहाँ पर अपडेट हो गया होगा। अब देखो, फोटो भी और सिग्नेचर भी दोनों यहाँ पर बच्चे के आ चुके हैं। इसके बाद हमने बारी बारी से उसके अन्य दस्तावेज भी यहाँ पर अपलोड करने हैं। जैसे कि मैं क्लास 10th की बात करूं, तो क्लास 10th की मैं उसकी यहाँ से मार्कशीट उठाता हूं बच्चे की। ये है क्लास 10th की, इसको मैंने ओपन किया, फिर यहाँ से अपलोड किया। तो ये अपलोड करने के बाद ये पेज दोबारा से रिफ्रेश होता है, और फिर से मुझे स्क्रॉल करके नीचे आके देखना है, तो मेरी वो भी यहाँ पर साइड में दिख रही है कि अपलोड हो गई है। इसी तरह से क्लास 12th की भी फिर मुझे यहाँ पर से बच्चे की सेलेक्ट करनी है, और फिर उसको अपलोड पे क्लिक करना है, तो वो भी यहाँ पर अपलोड हो गई है। ठीक है, इसी तरह से एडमिशन एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट। अब एडमिशन एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट में बच्चों आप लोग डायरेक्ट अपना क्लास 12th का ही डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्लास 12th की फिर से यहाँ पर अपलोड कर दिया एडमिशन एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट में, और फिर से हम यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे। दोबारा अपलोड पे क्लिक करके पेज फिर से रिफ्रेश होकर अपडेट हो रहा है, और फिर से हमें दिख रहा है यहाँ पर साइड में उसका थंबनेल भी दिख रहा है कि ये अपलोड हो चुकी है। भली बात ही बात आती है डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट की। तो स्टूडेंट, डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसका प्रिंट आउट निकाल करके आपने उसमें अपनी डिटेल्स भरनी थी। तो वो मैंने यहाँ पर भर रखा है स्टूडेंट का, है ना। तो ये भी पूरा भरा हुआ है। अब इसको हम यहाँ से ओपन करके यहाँ पर इसको भी हम अपलोड कर देंगे। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारा पूरा फॉर्म लगभग यहाँ पर अपलोड हो चुका है, और अच्छे से हर एक चीज हमारी साफ सुथरे तरीके से सब कुछ अपलोड हो गई है। स्टूडेंट की फोटो अपलोड हो गई है, उसका सिग्नेचर अपलोड हो गया है ना। उसकी जो 10th की मार्कशीट है, 12th की है, जो भी तमाम दस्तावेज है वो सब साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर अपडेट हो गए हैं। अब हमारा सिर्फ एक छोटा सा काम रहता है कि हमने फटाफट से स्टूडेंट की जो भी डिटेल्स हैं उसको हम अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लें कि बच्चे के नाम की स्पेलिंग क्या गलत तो नहीं हो गई है। तो जो भी नाम की स्पेलिंग है हम उसको यहाँ पर सही से पढ़ेंगे, है ना, कहीं पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर उसका नाम हिंदी में देखेंगे, फिर उसके पिताजी का नाम चेक करेंगे, उसको देखेंगे, फिर माताजी का नाम देखेंगे कि माताजी के नाम में भी कोई गलती तो नहीं है ना। फिर उसके बाद हम उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी चेक करेंगे, है ना। इस तरीके से हमने जो जो चीजें डाली हैं, बेसिक चीजें, वो सब हम अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके उपरांत हमने क्या कर देना है, इसको फाइनलाइज क्लिक कर देना है। एक बार हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए, सारा फॉर्म अच्छे से दोबारा से हमने फटाफट चेक कर लिया, तो हम यहाँ पर डन और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डन और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने आ जाती है इसके सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात, क्योंकि बैचलर ऑफ आर्ट्स तो हमने चुन लिया, लेकिन इसके अंदर भी हमारे सामने कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, और उन सब्जेक्ट में से हमें कोई एक सब्जेक्ट को, मतलब कुछ एक सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर चुनना होता है। कुल मिला के स्टूडेंट, आप लोग अपने जो यहाँ पर आप ध्यान से आप चीजों को समझना शुरू कर दो कि कैसे कैसे आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करने हैं, क्योंकि नया रूल आ गया है। अब यहाँ पर देखो सारी चीजें अलग अलग है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक चीजों को सुनना और समझना। देखिए, होता क्या है कि आप लोग कोई भी कोर्स करिए, चाहे बीए करिए, बीकॉम करिए, बीएससी करिए, आपके पास 3 सब्जेक्ट चुनने के विकल्प होते हैं। आप 3 ही सब्जेक्ट चुन सकते हैं इसमें, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए। तो वो जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं
कोर सब्जेक्ट दैट मीन्स मेजर सब्जेक्ट, जो आपके मुख्य विषय हैं वो आपकी ये लिस्ट है यहाँ तक, ये जो दिख रहा है आपको बस यहाँ तक, ये फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन जो लिखा हुआ है। इसके बाद देखो माइनर सब्जेक्ट आ गया, फिर बाकी ये अलग सब्जेक्ट हो गया। तो मेन जो सब्जेक्ट है वो अलग से यहाँ पर देखो आपको ये इन्होंने ये ऐसा करके चार्ट दे रखा है और इसके आगे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए, ठीक है। तो आप इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट चुनिए। अब ये बीए का स्टूडेंट है तो ये बीए की लिस्ट है, बीएससी वालों के लिए अलग सब्जेक्ट होते हैं, बीकॉम वालों के लिए अलग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीए वाले स्टूडेंट की जो चॉइस थी हम उसका देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि उन्हें चाहिए एक इंग्लिश, तो आपने एक इंग्लिश चुन लिया। एक उन्होंने कहा था कि उनको चाहिए यहाँ पर साइकोलॉजी, तो ये साइकोलॉजी भी यहाँ पर चुन लिया। एक उन्होंने कहा था चाहिए उनको पॉलिटिकल साइंस, तो एक उन्होंने यहाँ पर उनके लिए पॉलिटिकल साइंस भी चुन लिया। तो कुल मिलाकर के 3 विषय यहाँ पर स्टूडेंट ने चुन लिए हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट को बाकी जो सब्जेक्ट हैं, बाकी सब्जेक्ट स्टूडेंट को भी चुनने हैं और ये अब नई पॉलिसी के तहत चीजें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि ये कौन कौन से विषय हैं हमारे सामने। तो स्टूडेंट ने क्या चुने हैं देखिए आप, ये तो आपके हो गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंग्लिश, ये आपका अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, ये इंग्लिश में आ गया। फिर दूसरा मनोविज्ञान आ गया आपका, फिर तीसरा आ गया राजनीति विज्ञान। ये तो हो गए मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट में से आप लोग केवल 3 विषय चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है माइनर सब्जेक्ट। अब माइनर सब्जेक्ट में से आपको केवल एक विषय चुनना है और वो ये लिस्ट आपके सामने दे रखी है। इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुन लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके सामने स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुनेंगे स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो आप लोग ये सब्जेक्ट चुन रहे हो इनके एग्जामिनेशन किस हिसाब से होने हैं। देखो, जो माइनर सब्जेक्ट है ना आपका, माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम आपका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होगा, ये होगा सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। बाकी जितने भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं उन सबके एग्जाम आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही देने हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मेन सब्जेक्ट चुन लिए। अब आता है माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट की आपके सामने लिस्ट है, इसमें से आप कोई सा भी जो आपको चुनना हो आप उसको चुन लीजिए। उसके बाद आता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने कोई एक अपने लिए सब्जेक्ट चुन लेना है, कोई सा भी जो आपको सही लगे स्किल इन्हेंसमेंट में। तो इसमें जो भी स्टूडेंट को पसंद आए वो उसको चुन सकता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, तो इसको हम लोग यहाँ पर चुन लेते हैं, ठीक है। इसमें से भी आपको एक ही सब्जेक्ट चुनना है। इसमें हमने चुन लिया हिंदी व्याकरण एवं पत्र लेखन एवं निबंध, ठीक है। फिर उसका आता है वैक का वैल्यू एडेड कोर्स का। तो वैल्यू एडेड कोर्स में भी हमको एक सब्जेक्ट चुनना है जो कि हमारा पहले भी था, ये ईवीएस का इन्वायरमेंटल साइंस। इस तरह से हमने, आप यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट ये हो गए थे मेन सब्जेक्ट में से, एक उसका माइनर में से आ गया और ये एक इन्हेंसमेंट स्किल इन्हेंसमेंट का आ गया, एक एबिलिटी इन्हेंसमेंट का आ गया, एक वैल्यू एडेड का आ गया। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमारे पास 7 सब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद आता है फॉर जेनरिक इलेक्टिव क्लास 12th वालों के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जो स्टूडेंट ने, जिसका आप एडमिशन कर रहे हैं, उसने 12th में कितने विषय लिए थे, कम से कम 5 विषय तो होंगे। तो आपने कोई से भी उसके 5 विषय यहाँ पर से सेलेक्ट करने हैं। जैसे हमारे वाले केस में स्टूडेंट के कौन कौन से हैं, उसका है हिंदी, तो हमने हिंदी पे टिक लगा दिया। पेंटिंग है, अब यहाँ पर पेंटिंग का है, यहाँ पर हमें पेंटिंग को ढूंढना होगा, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ये हमें मिल गया। तीसरा है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री हमें ये रहा इसमें। फिर है फिजिक्स, फिजिक्स हमें यहाँ पर मिल गया, है ना। फिर है हमारे पास बायोलॉजी, तो हमें मिल गया ये बायोलॉजी, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। हालांकि स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट थे, तो हमें 6 नहीं लेना है, हमें खाली केवल 5 सब्जेक्टों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो स्टूडेंट की क्लास 12th में थे। उन 12th वाले कोई भी 5 सब्जेक्ट को आप इस लिस्ट में से यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद नीचे आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा, होगा क्या, ये आपके 12वीं के विषयों के आधार पर आपको एक लिस्ट बना के देगा कि आप लोग अब उसमें से भी एक सब्जेक्ट चुनिए। जैसे आप कहेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर जनरल इलेक्टिव कोर्स, है ना। जनरल इलेक्टिव में भी आपको एक सब्जेक्ट को चुनना है। अब इसमें से आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट चुन लीजिए, अब आपको जो सा इसमें सही लगे, ठीक है। जैसे मैंने इसमें मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी के चुन लिया, फंडामेंटल्स ऑफ मनोविज्ञान। और उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। मेन सब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, देखो, कोर सब्जेक्ट,
मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, AECC, SEC, GE और VAC, ये इतनी कैटेगरी में आपके सब्जेक्ट को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्लियर बात। तो कोर सब्जेक्ट में तो आप वो लेंगे जो आप लेना चाह रहे हैं, जैसे BA या BCom या BSc, आप जिस भी सब्जेक्टों से करना चाह रहे हैं वो आप अपनी इस लिस्ट से चुनेंगे। उसके बाद ये माइनर सब्जेक्ट, स्किल इन्हेंसमेंट, ये सब आपने इस तरीके से चुन लेने हैं। इसके बाद आपने क्या कर देना है, वेरीफाई सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो आपकी फीस स्ट्रक्चर है वो क्या बना है। देखो, प्रोग्राम फीस बनी है 2600, एग्जाम फीस बन गई 3100, डिग्री फीस 0 रखी है, एडिशनल फीस 150 और व्यू एडिशनल फीस आप देखोगे तो ये स्टूडेंट वेलफेयर और आई कार्ड जो भी कुछ है ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल गई हैं। अब इस आधार पर ये स्टूडेंट का पूरा हुआ। इसके बाद हम इसको अच्छे से अगर देख लेते हैं एक बार, फिर हम इसके बाद क्या कर देंगे, इसको डन और नेक्स्ट। तो एक बार हमने सब्जेक्ट चेक कर लिए हैं, यहाँ पर जो जो सब्जेक्ट थे हमने वो भी चुन लिए। अब हम इसके बाद इसको डन और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब डन और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर स्टूडेंट की पूरी डिटेल हमारे सामने आ गई है कि कब के लिए एडमिशन हो रहा है, कौन सा स्टडी सेंटर है, किस माध्यम से होगा, सब्जेक्ट क्या है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 सब्जेक्ट स्टूडेंट के हो रहे हैं। यहाँ पर नाम आ गया, यहाँ पर फोटो आ गई है ना, जो भी डिटेल है सारी आपके सामने यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है स्टूडेंट की। ठीक है, तो ये हमारे सामने पूरा स्टूडेंट का अब एक चार्ट खुल के आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ नहीं करना है, अब हमने स्टूडेंट की पेमेंट कर देनी है किसी भी माध्यम से। ठीक है, हमने अब यहाँ पर स्टूडेंट की क्या कर दी, पेमेंट करने का ऑप्शन हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा, डन और नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये हमारा पेमेंट लेने के लिए हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारे साथ कुछ भी देखो आप, ये लगभग 3 और 4 5,000 5700 5850 रुपये के आसपास ही हमसे इन चीज़ों की मांग कर रहा है कि कितनी यहाँ पर टोटल फीस बन रही है। मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही हमारे सामने पेमेंट गेटवे खुल जाता है। मतलब पेमेंट करने के हमारे सामने कई तरीके आ जाते हैं। इसमें से जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर वाया UPI QR कोड को सेलेक्ट करा है, उसको हमने क्लिक करके सेलेक्ट कर दिया है। और फिर हम लोगों ने क्या करना है, अगर कोई UPI से देना चाह रहा है तो UPI के थ्रू भी दे सकता है, और वहाँ पर अपना प्रॉपर जो है, जहाँ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है वहाँ पर अपना UPI का एड्रेस डाल करके और जो नीचे कैरेक्टर लिखे हैं उसको पे नाउ पे फिर क्लिक करके वो अपना उसको पेमेंट कर सकता है। ठीक है, ये तो रही उनके लिए जो UPI के थ्रू करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या है, हम यहाँ पर QR कोड के थ्रू यहाँ पर पेमेंट करेंगे। तो हम लोग वाया UPI QR कोड को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया वाया UPI QR कोड, और जो यहाँ पर ये कैप्चा कोड आ रखा है ना JK96J, इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे, ये कैपिटल या स्मॉल लेटर में, इस बात का आप ध्यान रखेंगे और एज इट इज यहाँ पर उतारेंगे और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। आप लोग देख रहे हैं जैसे ही हम लोग पे नाउ पे क्लिक करते हैं, ये हमारे सामने एक हमारे लिए पर्टिकुलर, हमारे लिए ही एक QR कोड को जनरेट कर देता है। स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना कि ये QR कोड हर बच्चे के लिए अलग बनेगा। जब आप लोग अपना एडमिशन फीस जमा कर रहे होंगे और जैसे ही आप वाया QR कोड करेंगे तो ये आपके लिए उसी टाइम के लिए एक QR कोड बना के देगा, जो लगभग 5 से लेकर के 6 मिनट तक ही वैलिड होगा। आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी स्क्रीन पे ये QR कोड आया, आपने या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसको ओपन रखना है और अपने दूसरे फोन से आपने इसको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। जो भी आपकी फीस है वो आपके सामने आ जाएगी। और जैसे यहाँ पर 5850 का फीस है, तो इस वाले केस में 5850 का फीस आया और इसका हमने स्टूडेंट का पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, इस पेज को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जैसे ये पेज का हमने अभी इसको पेमेंट कर दिया है तो हम इस पेज को खुला रखेंगे, हमने इसमें बिल्कुल भी छिड़खानी नहीं करना है अनटिल अनलेस कि ये उस चीज को अपडेट कर ले कि पेमेंट वहां पर रिसीव हो गई है। एक बार ये पेमेंट रिसीव कर लेगा, ये पेज यहाँ से हट जाएगा और हमारे सामने एक प्रिंट एप्लीकेशन नंबर हमको ये जनरेट करके दे देगा, और हमारी एप्लीकेशन नंबर भी और एप्लीकेशन फॉर्म भी हमको लिंक दे देगा कि PDF डाउनलोड कर लो। तो आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिए, मैंने साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा दिया कि हमने इसका पेमेंट कर दिया है और ये हम इस पेज को छेड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितनी देर लेता है ये, क्योंकि इसको हम अगर छेड़ देंगे तो पेमेंट खराब हो जाएगी। हमने इसको छेड़ना ही नहीं है, जो ये पेज चल रहा है इसको हमने लगभग जितना ये टाइमर चल रहा है इतनी देर तक हम इसको पूरा वेट करेंगे और ये थोड़ी देर में हट जाएगा। अभी देखना आप है, पेमेंट हम कर चुके हैं।
समय लेगा, लेकिन आप लोगों ने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो पूरा मामला यहाँ पर बिगड़ जाएगा। ठीक है, खाली हमने धैर्य बनाए रखना है और देखना है कि क्या चल रहा है इसमें हिसाब। आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन में कोई छिड़खानी नहीं करी है, टाइमर उसी हिसाब से चल रहा है जैसा यहाँ पर रियल टाइम पे वो दिखा रहा था हमको। ये देखिए, ये सेंडिंग ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स टू मर्चेंट, इस तरह से ये रिफ्रेश हो गया और ये अपने आप ही हमें एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट करके दे देता है। उसके नीचे इसने प्रिंट एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना। और प्रिंट एप्लीकेशन पे हम लोग क्लिक करके इसका जो हमने एक आवेदन करा है वो आवेदन का एक हमारे पास फॉर्म दे देता है ये पीडीएफ के रूप में। तो उसको हम लोग संभाल के रखते हैं ताकि आने वाले समय में हमें कोई भी दिक्कत ना आए। और इसके बाद आप ये प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करिए और आप अपनी ये एप्लीकेशन को भी प्रिंट करके देख लीजिए कि क्या हुआ है इसमें, है ना। और यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको देख लेते हैं ये किस तरीके का है। देखिए यहाँ पर ये है और ये पूरा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये इस तरीके का कुछ। ये देखिए ये पूरा है और ये नीचे बच्चे का फ़ोटो वगैरह पूरी डिटेल यहाँ पर है ना। जो जो भी हमने भरा था पूरा फॉर्म हमारे पास एक तरह से उसकी रिसीविंग आ गई। और सबसे पहले वाले पन्ने पे यहाँ पर 5850 रुपये का टोटल अमाउंट आपको सीधे हाथ पे देखने को मिल रहा है बच्चे की फ़ोटो के नीचे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब जा करके आपका एडमिशन फॉर्म यहाँ पर आप कह सकते हैं कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और ये जो एनरोलमेंट नंबर है इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा कहीं पर। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसी के उस पर हमने क्या करना है, हमने आपका वो इस बच्चे का आई कार्ड भी निकालना है। तो मैं आपको अभी आई कार्ड निकालना भी दिखा रहा हूँ कि आई कार्ड कैसे निकलेगा। ठीक है, तो बने रहिए आप, मैं आपको आई कार्ड बनाना दिखाता हूँ कि आई कार्ड कैसे निकलेगा वो हमारा। आई कार्ड के लिए आपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एक पर्टिकुलर लिंक पे जाना होता है। वो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके मैंने लिखा हुआ है नीचे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट इस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर कुछ डिटेल्स भरनी है। जैसे आप इस वाले पेज पे आ गए हैं, ये देखो ऑनलाइन आई कार्ड लिखा है, यहाँ पर हम लोग उसको डाउनलोड करेंगे। बट हमें यहाँ पर कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन सही से भरनी है, जैसे प्रोग्राम, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ। प्रोग्राम भरते समय आप लोगों के सामने बीए या बीकॉम के भी ये बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, जैसे बीए 10 12 16 17 बीकॉम के, है ना। और सबके अलग अलग दिखाएगा। तो आपको पर्टिकुलर कोड जानना है कि आपका कौन सा वाला है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपना जो एक प्रिंट एप्लीकेशन हमने निकाला था उसमें आप देखिएगा स्टार्टिंग में जहाँ आपकी फ़ोटो है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे उसने कोड दिया है। जैसे हमारे केस में BA 23 है। ठीक है, तो हमारे केस में BA 23 है, हम लिस्ट में से BA 23 को चुनेंगे और हमने BA 23 चुना। और ये एनरोलमेंट नंबर हमारे पास है जो हमने अभी आपको कहा था जिस टाइम हमने फ़ीस पेमेंट कर दी थी। तो हमें इसने एक नंबर दिया था एक जनरेट करके, तो हमने कहा था कि उसको संभाल के रख लेना और वही नंबर हम यहाँ पर फीड करेंगे। उस नंबर को फीड करने के बाद ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो नंबर हमें फ़ीस पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिकली पेज में शो हुआ था उस नंबर को हमने एनरोलमेंट नंबर के आगे लिखना है। और उसके बाद हमने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पर मेंशन करना है कि बच्चे की भाई जन्म तिथि क्या है। ठीक है, तो ये सब बेसिक डिटेल आप लोगों ने यहाँ पर भर लेनी है अच्छे से। और डेट ऑफ बर्थ को भी आप यहाँ पर कैलेंडर पे क्लिक कर कर ही बनाइएगा कि कौन सा महीना है कौन सा क्या, अपने हाथ से मत लिखने लग जाइएगा। ठीक है, इसके पर्टिकुलर जो इसने कैलेंडर दे रखा है उस कैलेंडर से ही आप इन चीज़ों को निकालिएगा। और यहाँ पर आप मंथ चुनिए, ईयर चुनिए और डेट चुनिए कि क्या है बच्चे की। फिर उसके बाद आपने क्या कर देना है, प्रिंट आइडेंटिटी कार्ड पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने आई कार्ड बच्चे का डाउनलोड होके आ चुका है और ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि किस तरीके का ये आपका आई कार्ड होता है। ठीक है, और इसमें आपकी वैलिडिटी वगैरह सब कुछ लिखी रहती है। तो इसको आप लोग सेव कर लेंगे जहाँ पर भी आप इसको सेव करना चाहें। बस इतनी सी बात है और इसके साथ ही आपका एडमिशन यहाँ पर कंफर्म हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा तरीका समझ लिया होगा अच्छे से। इसमें हम लोगों ने बिल्कुल शुरुआत से लेकर के अंत तक की सारी प्रक्रिया करी। आई कार्ड आपके सामने है, यही अंतिम चरण होता है एक एडमिशन होने का। जहां आपके पास आई कार्ड आ गया दैट मीन्स योर एडमिशन इज़ कन्फर्म्ड। अब आपको लग जाना है अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में। ठीक है, आपको प्रवेश लेने से संबंधित जितनी भी आपकी कार्यवाही थी आप उसको संपन्न कर चुके हैं। जैसे ही आप लोगों के पास एक बार आपका आई कार्ड आ सकता है। ठीक है, तो ये आई कार्ड आ चुका है और यहीं पर आपका एडमिशन कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को
वीडियो से बहुत मदद मिला होगा और एडमिशन लेते समय जो भी आप लोग समस्या से सामना कर रहे हैं उस सब में आपको निजात मिला होगा। ठीक है, तो फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो इस वीडियो में ना आया हो, हालांकि ऐसा उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई सवाल इसमें रह गया हो, क्योंकि हमने लाइव करा है कि इसमें कोई भी चीज़ को हमने छेड़खानी नहीं करी है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को यहाँ पर पूरा करा गया है। फिर भी कोई बात रह जाती है तो आप लोग स्क्रीन पर लगातार नंबर बना है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। सुझाव रहेगा कि आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से ही अपनी समस्या भेजें, क्योंकि कॉल कभी कभी उठाने में समय नहीं रहता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नई और जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।